कैसे हैं आप सब लोग। अपेक्षा है कि सभी लोग ठीक होंगे। इस कोरोना महामारी की वजह से हम सभी को मजबूरन लॉकडाउन अवस्था में रहना पड़ रहा है। इसीलिए मैंने खाली वक्त में रहते हुए ये कुछ ज्योग्राफी के टॉपिक्स पे ट्यूटोरियल ऑनलाइन शुरू किया है। उसी में आज मेरा टॉपिक रहेगा मोशन ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी की गतियां। गति मनुष्य की है, गति हर प्राणी में है, हर सजीव में है। और यहाँ मूवमेंट की बात हो रही है, पृथ्वी के मूवमेंट की बात। चलिए तो शुरू करते हैं। मोशन ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी की गतियां। एक व्यक्ति को हम जब चलते हुए देखते हैं तो वो सीधा चल सकता है, तिरछा चल सकता है, बैठ सकता है, उड़ सकता है, क्योंकि वो सजीव है। उसका मन मस्तिष्क उसको कंट्रोल कर रहा है। लेकिन सौर मंडल और इस ब्रह्मांड में असंख्य ग्रह नक्षत्र हैं, उनको कौन नियंत्रित कर रहा है? जो कि पूरे सिस्टमेटिक वे में आज ही नहीं, लाखों करोड़ों वर्षों से नियमित रूप से कंटिन्यू चल रहा है। और आप ये देखिए कि आज तक उनके मौसम में किसी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं आया। ब्रह्मांड के जितने भी ग्रह पिंड हैं वो अपनी सामान्य अवस्था में लगातार चल रहे हैं। इसी प्रकार पृथ्वी जो हमारा घर है, जिस ग्रह पर, जिस प्लानेट पे हम रह रहे हैं, उसकी भी अपनी मूवमेंट है। मेरे हाथ को देख रहे हैं आप, उसका मूवमेंट एक तो है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, सोलर शब्द निकल रहा है सूर्य से, सन से। उसके इर्द गिर्द जो 8 पिंड है, 8 ग्रह हैं, वो उसके इर्द गिर्द जो चक्कर लगाते हैं। उसी सोलर सिस्टम में पृथ्वी जो है वो एक प्लानेट है, और एक जीवित प्लानेट है, लिविंग प्लानेट है, जहां मनुष्य रह रहा है, सजीवों के लिए वायुमंडल है। और इस सोलर सिस्टम का ये एकमात्र ग्रह है। इसके मोशन को समझने के लिए हमें सोलर सिस्टम को हल्का सा जानना पड़ेगा कि सोलर सिस्टम में सन का कोई मूवमेंट नहीं होता है। सन अपनी जगह कांस्टेंट है, और वहीं से उसमें हाइड्रोजन हीलियम के जो न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन जो रिएक्शंस है, उनकी वजह से जो एनर्जी ब्रॉड लेवल पे रिलीज हो रही है, उसी से जो सोलर सिस्टम है या उस सिस्टम के अंदर आने वाले असंख्य प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, वो उन सब में जो लाइट है वो सन की वजह से है। और लगभग सभी प्लैनेट उसका राउंड लगा रहे हैं। सभी प्लैनेट, दो प्लैनेट्स को छोड़ के सभी प्लैनेट्स वेस्ट टू ईस्ट उसका राउंड लगा। पृथ्वी भी उन्हीं में से एक है, और सन बीच में है और उसका राउंड लगा रही है। फैक्ट्स हम बाद में जानेंगे, कितने दिन में चक्कर लगाती है, कैसे लगाती है। हम पहले बेसिक क्लियर कर ले कि एक मूवमेंट तो पृथ्वी का वो है कि सन बीच में है और उसका वो चक्कर लगा। एक दूसरा मूवमेंट ये है कि वो अपनी धुरी पर, यानी कहते हैं कि डांस करते करते अपनी धुरी पर भी वो घूमती है। एक राउंड तो वो सन का लेगी, कितने समय में लेगी ये डिस्कशन अभी करेंगे हम। और एक राउंड उसका अपने जगह पे भी घूमना है, और घूमते घूमते ही वो चक्कर लगाती है। तो इस प्रकार से दो मूवमेंट क्लियर निकल के आते हैं कि एक मूवमेंट हो गया अपनी ही जगह पर, और एक मूवमेंट हो गया सूर्य के चक्कर लगा। यानी कि हम इसको छोटा सा एग्जांपल दें कि मंदिर में हम गए हैं और उसकी परिक्रमा लगाएं। मंदिर में गर्भगृह में मूर्ति विराजमान है, और कोई व्यक्ति उनके दर्शन करके उसके परिक्रमा लगाए। तो एक तो परिक्रमा हो गई, जिसे हम परिक्रमण कहेंगे, परिक्रमा शब्द से ही परिक्रमण निकल के आ रहा है। और एक व्यक्ति उस परिक्रमा के दौरान अपनी जगह पे घूमते 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 जा रहा है। इस प्रकार से दो गतियां निकल करके आती, मोशन ऑफ अर्थ। इसमें सबसे पहले मैं एक डायग्राम इंक्लूड करना चाहूंगा। ये देखिए, ये दो दो मेजर मूवमेंट आपको नजर आ रहे हैं। इस डायग्राम से एकदम क्लियर है, सन बीच में है, अर्थ को आप देख रहे हैं, उसका अपनी जगह रोटेशन हो रहा है, और अर्थ सन के भी वो चारों तरफ से चक्कर लगा रही है। उसका नाम है रिवोल्यूशन इंग्लिश के अंदर, परिक्रमण और परिभ्रमण। तो इससे आप क्लियर है। और एक इसमें आप देख रहे हैं कि मून भी दिखाई दे रहा है। तो मून क्या है? उपग्रह है, सैटेलाइट है। किसका है? पृथ्वी का है। डेफिनेशन क्लियर है, ग्रह और उपग्रह, प्लानेट और सैटेलाइट। प्लानेट क्या है? जो अपने पेरेंटल जो स्टार है, सूर्य जो है, उसके चक्कर लगा रहे हैं, तो ग्रह है। और उस ग्रह के इर्द गिर्द कोई उससे छोटा पिंड, उसकी तुलना में छोटा पिंड, उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो उसका सैटेलाइट। सोलर सिस्टम अलग टॉपिक है, उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, लेकिन यहां हम टॉपिक पे रहते हैं और मोशन को समझते हैं। अब फैक्ट्स की बात करते हैं, ये दो गतियां क्या क्या प्रभाव
मानव के जीवन पे लाती है, पृथ्वी के जीवन पे लाती है, और उससे हमारा सीधा सीधा कांटेक्ट है। तो इसलिए हमें इस टॉपिक को बड़े ध्यान से समझना है कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। दोनों मूवमेंट्स के अलग अलग इम्पैक्ट के इंटरव्यूज में ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि अगर ये मूवमेंट नहीं होता तो क्या इम्पैक्ट होता, ये मूवमेंट फास्ट हो जाता, स्लो हो जाता तो क्या इम्पैक्ट होता। इस तरह की बातें इंटरव्यू के दौरान चर्चाओं में भी आती, लेकिन अगर लॉजिकली इसको समझा जाए तो बड़ा बेहतरीन आप इसको आंसर तैयार कर सकते हैं। तो पहला मूवमेंट जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने का, इसको मैं पहली गति कहूंगा। कारण यह है कि जैसे ही बिग बैंग के विस्फोट के साथ आ रही है, सारे पदार्थ अपने पेरेंटल जो मैटर्स है, सन, उसके चक्कर लगाने लगे, और बिग बैंग के साथ में जो निहारी का नेबुला जो तैयार हुआ, उसके साथ में ये अपनी कील पर, अपनी धुरी पे घूमना शुरू होने वाली दूसरी गति पैदा हुई। इसलिए पहली गति है परिक्रमा लगाने वाली। उसका क्या इम्पैक्ट होगा? इम्पैक्ट से पहले जब तक ग्लोब की शेप हमें समझ में नहीं आएगी, तब तक हम उस इम्पैक्ट को नहीं समझ पाएंगे कि इस परिक्रमा लगाने से क्या असर पड़ेगा। लेकिन उसके इम्पैक्ट क्या होंगे, जब तक ग्लोब की शेप समझ में नहीं आएगी तब तक वो इम्पैक्ट समझ में नहीं आएगी। इसलिए हमें ग्लोब की जो शेप है, साइज की बात नहीं कर रहा हूं, ग्लोब की साइज तो अलग अलग साइज में ग्लोब मिलते हैं। एक्चुअल में ग्लोब क्या है? इट इज ए मॉडल ऑफ अर्थ। ग्लोब है क्या? इट इज ए मॉडल ऑफ अर्थ। और मॉडल क्या होता है? हूबहू प्रतिरूप, प्रतिकृति। तो पृथ्वी के ऊपर जो रिसर्च है उसके आधार पे जो ग्लोब बना, वो हूबहू पृथ्वी किस तरह से है उस तरह से वो प्रतिकृति हमारे सामने आएगी। तो ग्लोब की शेप को हम देखते हैं, और पृथ्वी को देखिए किस प्रकार से झुकी हुई है। शेप को ध्यान से देखिए, यानी हम किसी शेप को सीधा खड़ा कर और उसके बेस को एंगल बना ले, बेस को एंगल बना ले, तो 90 डिग्री का कौन बनाता है? कितने डिग्री का? 90 डिग्री। 90 डिग्री का कौन बनेगा? तो आपकी तरफ यूं झुकी हुई है। अगर उसका बेस देख लिया जाए तो कितने डिग्री झुकी हुई है? बेस पे कितनी झुकी हुई है? अपनी ही दूरी पे कितनी झुकी है? 23.5 डिग्री। कितने डिग्री? 23.5 डिग्री। फिर से देखिएगा, 23.5 डिग्री, फिर से 23.5 डिग्री। कहां पर? अपनी कील पर। लेकिन 90 डिग्री में 23.5 माइनस हो गए, तो बचा हुआ 90 डिग्री में से 23.5 माइनस करोगे तो ये वाला जो एंगल है, ये कितने का बचा? 66.5 का। यानी अपनी ऑर्बिट पे, अपने रास्ते पर, जिस रास्ते से उसको सूर्य का चक्कर लगाना है, उस रास्ते के ऊपर तो वो 66.5 का कोण बनाएगी। ध्यान रखिएगा एकदम, उस रास्ते के ऊपर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 66.5 का कोण बनेगा। और अपनी ही दूरी पे कितना झुकाव है, यानी कोई व्यक्ति सीधा खड़ा है, वो झुक जाए तो 90 डिग्री से झुका कितना? 23.5 झुका हुआ है। लेकिन अपने जो बॉडी, जो बेस है, उसके ऊपर अपने जिस रास्ते पे, उस पे कितना झुक गया? वो 66.5 झुक गया। इसको बिल्कुल एकदम क्लियर कर लीजिए कि अपने 23.5 यानी 90 में से 23.5 झुका हुआ है, और बचे हुए 66.5 कहां झुका हुआ है? अपने रास्ते पे झुका हुआ है। यानी ग्रह जो है, प्लानेट जो पृथ्वी है, वो इस प्रकार से झुका हुआ है। और यही झुकाव, इसकी जो गति है, सूर्य के चारों तरफ लगाने वाली जो गति है, जिसे हम परिक्रमण गति बोलते हैं, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट बोलते हैं, उस पे इम्पैक्ट, उसके इम्पैक्ट इस झुकाव पे आते हैं। ये झुकाव वाला जो मूवमेंट है, इसके साथ साथ पृथ्वी घूमती हुई चलेगी तो सारे इम्पैक्ट नजर आएंगे। अगर पृथ्वी नहीं झुकी होती तो क्या प्रभाव पड़ता? पृथ्वी झुकी हुई है, अगर ज्यादा झुकी हुई होती तो क्या प्रभाव पड़ता? इस तरह के लॉजिकल क्वेश्चन निकल करके आते हैं। इसलिए ज्योग्राफी बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि 23.5 ने झुक करके 45 झुकी हुई होती तो क्या इम्पैक्ट होते? बताइए। 60 झुकी हुई होती तो क्या इम्पैक्ट होते? आप सभी के प्रश्नों के उत्तर आप दे पाएंगे, बशर्ते कि इस चीज को समझ लें कि 23.5 वो अपनी दूरी पे झुकी हुई है, लेकिन अपने रास्ते पर वो 66.5 झुकी हुई है। ये बेसिक चीजें क्लियर कर लीजिए। हमारी पृथ्वी की जो शेप है, हूबहू मॉडल आप देख रहे हैं, ग्लोब, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, बीच में इक्वेटर, भूमध्य रेखा, उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, और बीच में भूमध्य रेखा। हमेशा किसी भी मानचित्र को देखिए, किसी भी ग्लोब को देखिए, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे वो संसार का हो, या किसी गांव का हो, दिशा हमेशा ध्यान रखिएगा। नॉर्थ हमेशा ऊपर, साउथ हमेशा नीचे। और नक्शा जिस समय आप देख रहे हो, जैसे मान लीजिए मेरे सामने नक्शा है, तो हमेशा दाएं हाथ पे आपके पूर्व दिशा होगी, राइट हैंड पे क्या होगा? पूर्व दिशा होगी। अभी आप मुझे देख रहे हैं तो आपकी तरफ से देखे तो
ये पूर्व दिशा होगी और ये पश्चिम दिशा होगी। नॉर्थ हमेशा ऊपर रहेगा। इक्वेटर ने दो इक्वल पार्ट्स में बांट दिया। इक्वेटर को पृथ्वी पे नहीं खींची हुई लाइन। ये लोकेशन समझने के लिए, किसी स्थान विशेष की स्थिति को ज्ञात करने के लिए मनुष्य ने ही, वैज्ञानिकों ने ये लाइनें खींची कि हम पृथ्वी की सारे मूवमेंट्स को समझें, किसी स्थान की लोकेशन को समझें कि वो स्थान है कहाँ। इसलिए लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में वो भी क्लियर करेंगे। अभी फिलहाल इतना समझिए कि पृथ्वी 23.5 झुकी हुई है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल और भूमध्य रेखा ने इसको दो गोलार्धों में बांट दिया। एक ही गोले को आधा ऊपर और आधा नीचे, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, और झुकी हुई है। आप कोई झुका हुआ व्यक्ति, जैसे मान लीजिए मेरे इधर से लाइट आ रही है, तो झुका हुआ व्यक्ति के सामने इधर से लाइट आ रही है तो मेरे सिर पे लाइट आ रही है, लेकिन अगर मैं यूं पूरा झुका हुआ हूं तो मेरे पांव पे लाइट नहीं जा रही। इसी प्रकार से झुका हुआ व्यक्ति सूरज के दूसरी तरफ पहुंचेगा तो अगर इस तरफ झुका हुआ तो पांव पे लाइट आ रही है, सर पे लाइट नहीं आ रही। ये स्थितियां बनती रहती हैं। इस चीज को हमें समझना है। अब ये जो परिक्रमा लगाती है, जो पृथ्वी जो परिक्रमा लगाती है, परिक्रमा लगाने के दौरान आप ये देख रहे हैं कि सूर्य की चारों तरफ परिक्रमा हो रही है, और जो इसका पथ है, इसका जो ऑर्बिट है, वो ही बड़ा इंटरेस्टिंग है। सन है, इसके ये भी पथ हो सकता था, ये भी इसका मूवमेंट हो सकता था, यानी कि बिल्कुल पैरेलल भी हो सकता था, और ये भी इसका मूवमेंट हो सकता था। लेकिन ईश्वर ने कितनी शानदार कृतियां रची हैं अपने आप में, बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से, कि उसने जो इसका पथ निर्माण किया पृथ्वी का, वो अंडाकार पथ बनाया। ऑर्बिट इसका कैसा है? अंडाकार पथ, यानी कि एक तरफ से सिकड़ा हुआ, एक तरफ से चौड़ा, और बीच में सन है। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये राउंड शेप में दिखा रहा है, और पथ भी यू न हो करके यू है, क्रॉस सेक्शन में, यानी तिरछा तिरछा होता है। यानी जिस समय पृथ्वी ऊपर है और झुकी हुई है, किस तरफ झुकी हुई है? इस तरफ झुकी हुई, यहां है तो किस तरफ झुकी हुई है, यहां नीचे है तो किस तरफ झुकी हुई है, यहां है तो किस तरफ झुकी हुई। ये जो सारे एंगल बनेंगे, इनसे ही साल भर में, अब मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूं, कितना समय लेती है, साल भर के अंदर इसी प्रकार से 4 स्थितियां इस तरह की बन जाएंगी कि कभी उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही हैं, कभी दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही हैं, कभी विषुवत रेखा पे सीधी किरणें पड़ रही हैं, और विषुवत रेखा को 2 बार क्रॉस हो रहा है, इधर से उधर मूवमेंट, और कभी पृथ्वी सूर्य के नजदीक जा रही है, कभी पृथ्वी सूर्य के दूर जा रही है। ऐसी स्थितियां उसकी पथ की आकृति की वजह से ऐसी स्थितियां बनती। तो आप इसमें देख रहे हैं 4 स्थितियां, 4 डायग्राम देख रहे हैं कि कौन से हिस्से कब चमक रहे हैं, कौन से हिस्से किस स्थिति में चमक रहे हैं। और ये जो पूरा राउंड लिया, 365 दिन और 6 घंटे। याद रखिएगा, परिक्रमा जो हो रही है 365 दिन पूरे पूरे और 6 घंटे साथ में लगे। अब 6 घंटे का क्या हिसाब रहेगा? आप कहेंगे सर साल में तो 365 दिन ही होते हैं। बिल्कुल, हर साल 6 घंटे बचाते रहिए, हर साल के 6 घंटे आप बचाते रहिए। 6 घंटे मान लीजिए कि आपने 2020 में बचा लिए, 6 घंटे आपने 2021 में बचा लिए, 6 घंटे आपने 2022 में बचा लिए। जैसे ही 2024 आएगा, वो 6 का पहाड़ा 4 बार बोलिए तो 24 घंटे आपके पास बच जाएंगे, और 2024 आते ही वो वाला साल 366 दिन का हो जाएगा, जिसे लीप वर्ष बोलते हैं। और फरवरी के माह में एक दिन इंक्रीज हो जाएगा, 29 डेज वहां आपके हो जाएंगे। दैट्स क्लियर कि हम वो 6 घंटे किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। बड़े साइंटिफिक तरीके से हमारे जो पूर्वज ने जो कैलेंडर बनाया है, बड़े दिमाग लगा करके उन्होंने इन चीजों को बनाया कि आज हम उनको सिर्फ पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। लेकिन कितना उन लोगों ने मेहनत की होगी, सालों की मेहनत रही होगी, कितना प्यूरिफाइड करके वो नॉलेज दे के गए हैं हमारे को, और इसी को सहेजने का प्रयास है हमारा। चलिए आगे बात करते हैं। तो 365 दिन जो मूवमेंट चला, 365 दिन, अब सामान्य बात कर रहे हैं, साल भर में जो मूवमेंट चला, 6 घंटे को हम लीप ईयर में छोड़ के आ गए, अभी साल भर की बात करते हैं। तो 365 दिन का जो मूवमेंट चल रहा है, इस 365 दिन के मूवमेंट में कुछ स्थितियां इस प्रकार की बनती है। आप जैसे मान लीजिए आप भारत के निवासी, ठीक है,
उष्णकटिबंधीय प्रदेश है, गर्म प्रदेश है, और आप सब जानते हैं, और राजस्थान के निवासी स्पेशली कर्क रेखा से ऊपर की तरफ आप निवास करते हैं। कर्क रेखा राजस्थान के नीचे के दो जिलों से होकर गुजरती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा। बाकी आप कर्क रेखा से भी ऊपर रहते हैं। तो हमने भूमध्य रेखा समझ ली, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, और दो रेखाएं और जान लीजिए, कर्क रेखा और मकर रेखा। 33.5 डिग्री उत्तरी, 33.5 डिग्री दक्षिण। अब मूवमेंट के साथ साथ में क्या होता है, इस तरह से जब मूवमेंट होता है परिक्रमा लगाते हुए, तो पृथ्वी के ऊपर जो लाइट गिरती है सूर्य की, सूर्य कांस्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सूर्य कांस्टेंट है, स्थिर है, हर अवस्था में स्थिर है, चाहे दिन है, चाहे रात है, चाहे घूमना है, हर स्थिति में सूर्य कांस्टेंट है। पृथ्वी का ही मूवमेंट चलेगा। आम भाषा में हम कह देते हैं सूरज उग रहा है, सूरज डूब रहा है, संध्या हो गई, सुबह हो गई, सारा मूवमेंट पृथ्वी का है। सूर्य अपनी जगह कांस्टेंट है, वो चक्कर लगाते हुए। चार स्पेशल मूवमेंट्स हमेशा याद रखिएगा। ये चार मूवमेंट ऐसे कौन से मूवमेंट हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यानी कि अब आप इन चार कंडीशन से सीधे सीधे समझ रहे हैं कि इस कंडीशन से लेकर के उस कंडीशन तक, यानी कि हम 12 महीनों की बात करें साल भर की, इस कंडीशन से शुरू करके और उस कंडीशन तक 6 महीने तक दक्षिण ध्रुव पर किरणें गिरेंगी, यानी 6 महीने का दिन होगा। और इस कंडीशन से लेके वापिस इस कंडीशन तक आने तक, यानी उस कंडीशन से इस कंडीशन तक आने तक जो 6 महीने का समय गुजरेगा, उसमें दक्षिण ध्रुव पे रात्रि रहेगी और उत्तरी ध्रुव पे दिन रहेगा। और बाकी बीच का बैलेंस आप समझ जाइए। अब सूरज अपनी जगह है, लेकिन पृथ्वी का मूवमेंट ऐसा है कि दो बार तो स्थिति इस प्रकार से नजर आएगी कि बीच की जो रेखा वो मध्य रेखा है, मिरर की तरह उसके सामने से होकर के गुजरेगी। वो कौन कौन सी तारीखें हैं, और इस क्योंकि झुकी हुई 23.5 है, इसको ग्लोब की शेप को हमेशा याद रखिए कि झुकी हुई 23.5 है, इसलिए 23.5 से ऊपर सूरज की सीधी किरणें नहीं जाती, चाहे वो दक्षिणी गोलार्ध में हो और चाहे उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि पृथ्वी का जो झुकाव अपनी एक्सिस पे वो 23.5 है, उससे ऊपर सीधी किरणें सूर्य की नहीं जाएंगी, तिरछी किरणें ही जाएंगी। मैक्सिमम 23.5 कर्क रेखा, नीचे की तरफ मकर रेखा तक ही सूर्य की सीधी किरणें जाती, यानी 23.5 उत्तर से लेके 23.5 दक्षिण तक। ये जो 47 डिग्री का अंतराल हुआ, 23 और 23 46, आधा आधा 47 हम जोड़े, ये जो बीच का 47 अक्षांशों का जो बीच का एरिया, इसी में सूर्य की सीधे किरणें गिरती हैं। और ये मूवमेंट कब से कब तक चलता है, पूरे साल भर। हम सब इंडिया के निवासी हैं और राजस्थान के स्पेशली हैं, तो हम ये देखें कि हमको 1 तारीख तो निश्चित रूप से हम सबको याद है, 21 जून कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। योग दिवस भी उसी दिन 21 जून कर्क रेखा पर सीधी किरणें पड़ती। एडजेक्ट जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, 6 महीने जोड़ दीजिए जून के बाद में। अगर कर्क रेखा पे 21 जून को सीधी रेखा पड़ रही है, तो मकर रेखा पे कब गिरेगी, जून में 6 महीने जोड़ दीजिए, एकदम क्लियर है, कहीं कोई टेंशन नहीं। 6 महीने जोड़ोगे दिसंबर में पहुंच जाओगे। अब दिसंबर की कौन सी तारीख पकड़े, 21 दिसंबर, 22 दिसंबर, कुछ कुछ किताबों में 23 दिसंबर भी लिखा हुआ है। 23 सितंबर की स्थिति को कहेंगे शरद विषुव, ऑटोमन इक्विनॉक्स। 23 सितंबर की स्थिति को क्या कहेंगे, शरद विषुव, जब आपके यहाँ शरद ऋतु होती है। रट्टे मारने की कहीं जरूरत नहीं है, शीत ऋतु से पहले शरद ऋतु, सितंबर में शरद ऋतु होती है, शरद विषुव सितंबर के महीने में। ये आपके यहाँ इंडिया के हिसाब से ही नाम रखे हुए हैं, इसलिए आप अपने हिसाब से मौसम के अकॉर्डिंग इनको याद कर लीजिए। अब बच्चे, दो स्थिति, 21 जून गर्मियां पड़ती हैं, सीधी सी बात है, ग्रीष्म अयनांत, समर सोलिस्टिक, और दिसंबर में आपके यहाँ सर्दियां पड़ती हैं, शीत अयनांत, विंटर सोलिस्टिक। क्लियर है। अब बात करते हैं पृथ्वी की जो दूसरी गति थी, रोटेशन वाली, यानी जिसे हम परिभ्रमण जो कह रहे थे, उसका क्या फर्क पड़ता है कि सामान्यतः एक दिन में हम 24 घंटे के हिसाब से पूरी पृथ्वी 24 घंटे में सूर्य के सामने से वहीं अपना मोशन पूरा कर लेती है। दैट्स क्लियर। सूर्य के सामने 24 घंटे में पूरी पृथ्वी घूम जाती है, यानी कि जैसे मान लीजिए
कि हमने ग्लोब पे किसी पॉइंट पे ए पॉइंट लगा दिया, एक पेन की निप लगा के ए पोजीशन लिख दी, और 24 घंटे में वो ए नामक स्थान घूम करके 24 घंटे में एग्जैक्ट सूर्य के सामने उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में जहां से शुरुआत हुई थी, वो उस कंडीशन में वापस 24 घंटे में लौट करके आएगा। सूर्य के सापेक्ष स्थिति है, इसको सौर दिवस बोलते हैं। 24 घंटे, एक दिवस और आता है नक्षत्र दिवस। वो क्या होता है कि पृथ्वी जो वार्षिक गति कर रही है, उसी दरमियान क्या है कि पृथ्वी भी थोड़ा आगे खिसक चुकी होती है। यानी कि जैसे मान लीजिए ये सूर्य है और ए स्थान ने यहां से मूवमेंट किया था, दैट्स क्लियर। लेकिन पृथ्वी थोड़ा सा आगे जा चुकी है, थोड़ा सा, तो वो स्थान थोड़ा सा पहले ही अपनी कंडीशन में आ चुका होता है, लेकिन सूर्य के सामने आने में उसको 4 मिनट लेट होती है। वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में तो 23 घंटे 56 मिनट में पहुंच गया है, लेकिन 4 मिनट पृथ्वी भी चल चुकी है। यानी अपनी ओरिजिनल नक्षत्र को के हिसाब से तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में 23 घंटे 56 मिनट में आ गया। पृथ्वी के सापेक्ष, यानी पृथ्वी खुद अपने आप एक नक्षत्र है, पिंड है, उसकी तुलना में तो पृथ्वी घूम चुकी है अपनी लोकेशन पे 23 घंटे 56 मिनट में। लेकिन सूर्य के सापेक्ष सन की एक्चुअल वही रेडिएशन प्राप्त करने में उसको 4 मिनट एक्स्ट्रा लगेगी, इसलिए सोलर डे हो गया 24 घंटे का, और जो नक्षत्र दिवस हुआ वो आपके हुआ 23 घंटे 56 मिनट का। चलिए, काफी लंबा लेक्चर हो गया आज, इतना ही। थैंक यू वेरी मच।